हेलो गाइस, दिस इज ब्रिजेश हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू सिविल इजी। एक बार फिर से हम आपके बीच मौजूद हैं हाईवे इंजीनियरिंग के एक नई वीडियो के साथ। तो पिछली क्लास में हमने सड़कों के विकास के लिए 20 वर्षीय योजनाओं को पढ़ा था, जिसमें आपने नागपुर रोड प्लान्स, बॉम्बे रोड प्लान और लखनऊ रोड प्लान के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। आपने गांव के बाहर देखा होगा कुछ रोड्स ऐसी बनती हैं जो कि इसी योजना के तहत बनाई जाती हैं। वहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है जिसमें लिखा होता है साफ साफ कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये रोड बनाई गई है। तो ये स्कीम क्या है, ये लॉन्च कब हुई थी, इसका टारगेट क्या था, इसमें टोटल बजट क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इसमें क्या था कि इस योजना के अंतर्गत पूरे भारत में 1.70 लाख गांव बस्तियों को 12 सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। तो इसका जो मेन पर्पज़ था वो ये था कि भारत में अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हैं या फिर वहाँ तक सारी सुविधाएं नहीं पहुँच पाते या फिर वो शहरों से नहीं जुड़े हुए हैं। तो उन गाँवों को, उन बस्तियों को 12 सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया और उसमें टोटल 1.7 लाख गांव और बस्तियां थी। तो टोटल इतने गांव और बस्तियों को जोड़ने का, 12 सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। उसके बाद इसमें जो टोटल टारगेट था वो 1,46,000 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण और 1,94,000 किलोमीटर वर्तमान की खराब हुई सड़कों की मरम्मत। मतलब ये है कि इसका जो टारगेट था वो ये है कि इसमें टोटल 1,96,000 किलोमीटर के आसपास नई सड़कें बनेंगी जो कि पूरी तरह से नहीं होंगी, और उसके बाद 1,94,000 किलोमीटर सड़कें ऐसी होंगी जिनका मेंटेनेंस करना है, जो ख़राब हो चुकी हैं, उसको उखड़ गई हैं। तो उन सारी सड़कों की मरम्मत भी इसके अकॉर्डिंग, मतलब इसके तहत की जानी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी जो टोटल लागत, अनुमानित खर्च है, वो इसका अनुमान लगाया गया है कि इसमें टोटल 47,510 करोड़ के आसपास खर्च हो सकता है टोटल इतने टारगेट को पूरा करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इस योजना के अंतर्गत ऐसी बस्तियों को जोड़े जाने का लक्ष्य है जहां 500 से अधिक जनसंख्या है। मतलब कि जो बस्तियां जुड़ेंगी, जो गांव और बस्तियां जुड़ेंगी, ऐसी गांव को या ऐसी बस्तियों को जोड़ा जाएगा जहां पे जो जनसंख्या है वो 500 से अधिक हो। अब ऐसा नहीं है कि 10 घर हैं, वहाँ पे 40-50 लोग ही हैं, तो उनके लिए एक प्रॉपर सड़क बनाई जाए तो खर्च ज़्यादा आ जाएगा। तो इसलिए ये टारगेट रखा गया कि जहाँ पे 500 से अधिक जिस बस्ती में जनसंख्या होगी, और ये था समतल क्षेत्र के लिए। और जब पहाड़ी क्षेत्रों में इसी जनसंख्या को जस्ट इसके आधा रखा गया कि पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसा गांव, ऐसी बस्ती जहाँ पे जनसंख्या 250 से अधिक है, उनको जोड़ा जाएगा सड़कों से। उसके बाद इस योजना का 82% भाग दिसंबर 2017 तक पूरा कर लिया गया है। तो अभी तक टोटल इस योजना का जो टारगेट था उसके अकॉर्डिंग लगभग 82% के आसपास का काम दिसंबर 2017 तक हो चुका है। रिमेनिंग 18% कार्य अभी भी बचा हुआ था, और लगभग वो 18% कार्य भी बचा हुआ, वो भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसका ये जो है खर्च कौन उठाता है, ये भी माइंड में एक वो आ रहा होगा कि इसका खर्च कौन उठाता है। तो इसका जो खर्च उठाता है वो केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर उठाती हैं। पहले केवल केंद्र सरकार उठाती थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि नवंबर 2015 से इसे बनाने का खर्च जो है केंद्र सरकार केवल 60% और राज्य सरकार जो है वो 40% वहन करती है। नहीं तो क्या था कि इसके पहले केवल केंद्र सरकार ही पूरा खर्चा उठाती थी, लेकिन उसके बाद नवंबर 2015 से केंद्र सरकार ने ये कहा कि हम इसका केवल 60% ही वहन कर सकते हैं, बाकी 40% खर्च राज्य सरकार को देना पड़ेगा। तो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो भी चीज़ें आपको याद रखने लायक हैं उसको हमने अंडरलाइन कर रखा है।
तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आसान है। एक बार अगर रिवाइज़ कर दें जल्दी से तो क्या था कि इसमें जो टारगेट था वो 1,70,000 के आसपास गांव और बस्तियों को जोड़ना था। इसमें 1,46,000 नई किलोमीटर नई सड़कों को और 1,94,000 पुरानी सड़कों की मरम्मत करने का टारगेट रखा गया। खर्च जो है वो 47,510 करोड़ रुपए के आसपास आने की संभावना है। जहाँ पे जनसंख्या 500 से अधिक है उन गाँवों को जोड़ना, ये था समतल क्षेत्रों के लिए, और पहाड़ी क्षेत्रों में इसी को 250 से अधिक जनसंख्या जहाँ पे है वहाँ पे ये सड़कें बनाने का टारगेट रखा गया। इसका लगभग 82% कार्य दिसंबर 2017 तक पूरा कर लिया गया था और इसका जो खर्च है वो नवंबर 2015 से केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% उठा रही है। इसके पहले केंद्र सरकार पूरा का पूरा खर्च उठाती थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आईआरसी के फंक्शंस, मतलब भारतीय सड़क कांग्रेस के प्रकार। मतलब जो आईआरसी है, आईआरसी क्या क्या काम देखती है, उसके अंदर किन किन कामों को रखा जाता है, वो कौन कौन सी व्यवस्थाएं देती है सड़कों के निर्माण में, वो चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो इसके कार्य जो निम्नलिखित हैं, पहला क्या है कि आईआरसी सड़कों के मानक तैयार करती है। मानक तैयार करने का मतलब ये है कि आईआरसी के अकॉर्डिंग ही जो भी सड़कें बनती हैं, उनकी चौड़ाई, उनकी विड्थ, कैम्बर, कर्व कहाँ पे होगा, कितना होगा, तो ये सारी चीज़ें, और लंबाई कितनी होगी, खर्च कितना आएगा, तो ये सारा पूरा कैलकुलेशन आईआरसी ही करती है। उसके बाद सड़कों की डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन तथा मेंटेनेंस पर परामर्श भी देती है कि मतलब सड़कों की डिज़ाइन कैसी होगी, आपको बनाना कैसे है, और मेंटेनेंस कब कब और कैसे कैसे करना है, इसके लिए वो सजेशंस भी आईआरसी ही देती है। उसके बाद हाईवे इंजीनियर्स के गाइडेंस के लिए विभिन्न प्रकार की पत्रिकाओं तथा पाठ्य सामग्री प्रकाशित करती है। जो भी इंजीनियर्स हायर किए जाते हैं रोड बनाने के लिए, उनके लिए आईआरसी ढेर सारी पत्रिकाएं और स्टडी मटेरियल्स प्रकाशित करती है, पब्लिश करती है, जिससे कि उनको चीज़ों को समझने में आसानी हो कि पूरा एक प्रॉपर डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है रोड की। तो यहाँ पे सारी चीज़ें वो गिवन होती हैं, और दूसरे देशों में कैसे सड़कों का विकास चल रहा है, किस प्रकार की सड़कें बनाई जा रही हैं, उन सारी चीज़ों को भी इन पत्रिकाओं में शामिल किया जाता है, या पाठ्य सामग्रियों में उन सारी चीज़ों को पब्लिश किया जाता है, जिससे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी अपने देश में यूज़ की जा सके। इसके लिए भी ये पत्रिकाएं और ये जो जर्नल्स होते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। उसके बाद है कि देश में सड़कों के विकास के लिए 5 वर्षीय योजनाएं तैयार करती है। पहले क्या था कि पहले 20 वर्षीय योजनाएं बनाई गई थी, उसके बाद क्या किया गया, इसका टाइमिंग कम कर दिया गया। उसके बाद 5 वर्षीय योजनाएं तैयार की जाने लगी, जिसके आधार पे सड़कों का विकास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है देश तथा विदेश के सड़क विशेषज्ञों के साथ समय समय पर सेमिनार की व्यवस्था करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी दूसरे देशों में सड़कों का निर्माण कैसे हो रहा है उसके लिए प्रॉपर सेमिनार की व्यवस्था करती है, जिसमें दूसरे देशों के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो बैठते हैं, जो अपनी सलाह हम लोग हमारे यहाँ के इंजीनियर्स के साथ साझा करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आईआरसी के फंक्शंस से रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के प्रकार। आप इन चीज़ों को इंग्लिश में अगर आप याद रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। शॉर्ट में इसे हम CRRI बोलते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ये जो पूछा जाएगा, अब जैसे पिछला था कि भारतीय सड़क कांग्रेस के प्रकार, तो वहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि भारतीय सड़क कांग्रेस के प्रकार बताइए, वो आईआरसी के प्रकार, आईआरसी, CRRI, मोल्ट, NHAI, इन सारी चीज़ों के प्रकार पूछेगा, तो पूरा नाम नहीं देगा वहाँ पे। इसीलिए हमें इन सारे संस्थान के शॉर्ट नेम याद रखना होगा। तो CRRI को बोलते हैं सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसे हम हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। देखिए आपको शॉर्ट में भी पता होना चाहिए, इंग्लिश में भी पता होना चाहिए, और साथ के साथ हिंदी भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में शॉर्ट में ना पूछ के फुल नेम में पूछ लेता है, या फिर इंग्लिश में भी
दे देता है। अब ये इंग्लिश में तो देगा, लेकिन क्या होगा, इस इंग्लिश को वो हिंदी में लिख के देता है, ठीक है, ट्रांसलेट नहीं करता है वो। जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है उसे डायरेक्ट, जैसे सेंट्रल है तो वो सेंट्रल को हिंदी में ऐसे लिख के देगा, सेंट्रल। तो इसीलिए आपको इंग्लिश वाला, सॉल्ट वाला और हिंदी पूरा याद रखना है। तो आइए इसके हम फंक्शंस देख लेते हैं क्या है। तो CRRI जो है ये केंद्र सरकार द्वारा 1950 में राजमार्ग इंजीनियरिंग में शोध कार्य के लिए शुरू की गई थी। मतलब ये था कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रैक्टिकल्स करती है, उसी चीज़ के लिए, प्रैक्टिकल्स के लिए ये इसकी स्थापना की गई। उसके बाद है, अब इसकी सेवाएं क्या क्या हैं। तो पहला है कि यातायात सुरक्षा एवं परिवहन पर होने वाले खर्च पर शोध किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो भी ट्रैफिक है, हमारी ट्रैफिक से रिलेटेड जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस होती हैं, या फिर परिवहन पर खर्च जो भी आता है, उस पर ये शोध करता है कि कितना खर्च आ सकता है, या फिर हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। इन सब की देख रेख CRRI ही करता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाईवे के डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए फंडामेंटल और मैकेनिकल रिसर्च भी करता है ये, कि हमें हाईवे के डिज़ाइन में, उसके कंस्ट्रक्शन में, उसके मेंटेनेंस के लिए कौन कौन से उपकरण लगेंगे, या फिर उसमें हमें क्या क्या व्यवस्थाएं देनी होती हैं, तो उसके लिए भी ये रिसर्च करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नई मशीनरी, उपकरण और हाईवे इंजीनियरिंग के लिए उपकरणों के विकास के लिए अनुसंधान किया जाता है। तो जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कोई आती है तो उसके लिए भी ये उपकरणों को बनाने का कार्य करती है, या फिर उन पर रिसर्च करती है। नेक्स्ट है, अनेक संगठनों को टेक्निकल एडवाइस देने का कार्य किया जाता है। CRRI के द्वारा ही जो भी और अनेक डिफरेंट टाइप्स की कंपनियां हैं जो कि निर्माण कार्य करती हैं NHAI के अलावा या फिर IRC के अलावा, तो उनको भी ये टेक्निकल एडवाइस देती है कि आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशंस रखने हैं, डिज़ाइनिंग कैसे होगी, मेंटेनेंस कब और कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें CRRI ही देखता है। उसके बाद IRC की तरह ये भी लाइब्रेरी और प्रलेखन सेवाएं, जैसे मैगनीज हो गया, मैगज़ीन पत्रिका, तो ये भी मैगज़ीन्स वगैरह पब्लिश करती है, जिससे कि लेटेस्ट क्या चल रहा है रोड के बारे में उसे हाईवे इंजीनियर्स पढ़ के इम्प्लीमेंट कर सकें। नेक्स्ट, तो ये थे कुछ CRRI के फंक्शंस। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या है कि ये यातायात की सुरक्षा और उसमें जो भी खर्च होता है उस पर शोध करता है, डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, उसके लिए फंडामेंटल्स और मैकेनिकल रिसर्च करता है। अगर कोई भी नई मशीनरी या उपकरण आता है तो उसके लिए ये रिसर्च करता है। जो भी रोड बनाने के लिए और अनेक डिफरेंट कंपनियां हैं जो रोड बनाती हैं, उनको ये टेक्निकल एडवाइस देती है, और साथ के साथ ये लाइब्रेरी और मैगज़ीन वगैरह भी प्रोवाइड करती है, जिससे कि लेटेस्ट क्या चल रहा है रोड के बारे में उसके बारे में इंजीनियर्स को पता चल सके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रकार। अब देखिए यहाँ पे हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शंस ऑफ मिनिस्ट्री एंड रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज। ये आपको इस पूरे नाम से ना मिलके आपको हमेशा ये मोल्ड एंड एच के नाम से मिलेगा। तो ये क्या होता है, मोल्ड जो है M फॉर मिनिस्ट्री, O फॉर ऑफ, R रोड, T ट्रांसपोर्ट एंड H फॉर हाईवे। तो इसे हम शॉर्ट में मोल्ड एंड एच के नाम से जानते हैं। ये क्या है, ये भी एक भारत सरकार का मंत्रालय है। इसको दो विभागों में विभाजित किया जाता है, पहला सड़क विभाग और दूसरा परिवहन विभाग। देखिए ये इन दोनों का कार्य क्या है। अब आप सोचेंगे कि सड़क विभाग और परिवहन विभाग दोनों एक चीज़ें हैं, तो दोनों एक चीज़ें नहीं होती हैं। सड़क विभाग जो है नॉर्मली जैसे CRRI वगैरह कार्य करते हैं ऐसे ही वो भी करता है, लेकिन जो परिवहन विभाग होता है ये, जैसे आपने RTO का नाम सुना होगा, तो RTO क्या करती है, टैक्स से रिलेटेड काम करती है, जैसे टैक्सेशन,
टैक्स वसूल करना या फिर कानून बनाना, रूल्स और रेगुलेशंस का जो काम है वो परिवहन विभाग देखता है। लेकिन सड़कों का निर्माण हो गया, उसमें मानक तैयार करना, उनकी देखरेख करना, तो ये सारी चीज़ें सड़क विभाग करता है। और कोई भी रूल्स बनाने, कोई रेगुलेशन, कोई भी नया कानून इम्प्लीमेंट करना या फिर टैक्स वगैरह वसूलने का काम ये परिवहन विभाग देखता है। तो आइए एक एक करके दोनों के फंक्शंस हम देख लेते हैं। पहला है फंक्शंस ऑफ रोड विंग। अब देखिए, इसे सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस के अधिकारियों द्वारा संचालन किया जाता है। इसे हम शॉर्ट में CES के नाम से जानते हैं। तो अगर ये पूरा नाम ना दे के केवल CES देता है तब भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपसे सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में ही बोल रहा होगा वो। तो इसका जो संचालन कौन करता है? CES करता है, मतलब CES के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। और इसे मोड एंड एच के सड़क विभाग को 5 प्रोजेक्ट जोन्स में बांटा गया है। तो इसको कितने जोन में बांटा गया? 5 जोन्स में बांटा गया है। प्रत्येक जोन के लिए CES द्वारा एक ADG तो आपने सुना ही होगा। ये क्या होते हैं? ये प्रशासन के आदमी होते हैं, मतलब प्रशासन के अधिकारी होते हैं। तो सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज द्वारा एक ADG, एडिशनल डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति की जाती है, जो कि पूरी देखरेख उस एरिया का, उस जोन का करता है। उसके बाद है कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो फंक्शंस हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, मतलब जो नेशनल हाईवेज होते हैं उनकी डेवलपमेंट, उनके लिए योजनाएं तैयार करना और उनके रखरखाव का कार्य ये करते हैं। दूसरा, राज्य की सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार को वित्तीय व तकनीकी सहायता प्रदान करना। मतलब ये जो CES होता है ये क्या करता है कि जो भी राज्य में सड़कें बनती हैं, अलग अलग प्रांतों के लिए, अलग राज्यों में जो सड़कें बनती हैं उनके लिए टेक्निकल हेल्प करता है। और साथ के साथ अगर फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए होती है तो ये फाइनेंशियल, वित्तीय मतलब फाइनेंशियल, रुपये पैसे से रिलेटेड भी ये हेल्प कर देता है। फाइनेंशियल हेल्प भी करता है और टेक्निकल हेल्प भी करता है। वित्तीय को हम फाइनेंशियल बोलते हैं और तकनीकी को टेक्निकल बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि सड़कों और पुलों के लिए मानकों की स्थापना करना। तो ये फाइनेंशियल और टेक्निकल हेल्प के साथ साथ ये आपको जैसे कोई सड़क बनानी हो गई या किसी पुल का निर्माण करना है, पुल को कलवर्ट बोलते हैं, कलवर्ट या ब्रिज वगैरह, तो उसके मानक को भी यही तैयार करता है। उसके बाद प्रत्येक प्रोजेक्ट, रिसर्च व डेवलपमेंट से संबंधित जानकारी इकट्ठा करना। तो ये इसके साथ साथ ये किसी भी प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च करता है और उसके डेवलपमेंट के लिए जो भी जानकारियाँ होती हैं उन्हें भी ये इकट्ठा करने का कार्य करता है। 5th पॉइंट है आपका कि सड़क सुरक्षा संबंधी बातों पर ध्यान देना। ये रोड सेफ्टी से रिलेटेड भी बातों को कंसीडर करके चलता है और उन पे स्टडी करता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है। उसके बाद दूसरा है फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्ट विंग। ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन विभाग के कार्य क्या हैं, ये देख लेते हैं। तो परिवहन विभाग में हमने बताया कि कोई भी रूल बनाना हो गया या टैक्स वसूलना, तो ये सारी चीज़ें यही देखता है। तो क्या है कि इसके भी कुछ कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, मोटर वाहन कानून बनाना, मतलब व्हीकल से रिलेटेड जो भी कानून बनाना होगा तो वो ट्रांसपोर्ट विंग ही करता है। उसके बाद टैक्सेशन, मतलब टैक्स कितना चाहिए, कब कितने अमाउंट में चाहिए, कितने दिन के लिए होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें भी ट्रांसपोर्ट विंग ही देखता है। उसके बाद वाहनों का जो बीमा होता है, इंश्योरेंस होता है, उसको भी ट्रांसपोर्ट विंग ही देखता है। इसके अंडर में ही ये सारी चीज़ें आती हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा मानकों की जो स्थापना है वो भी यही करता है। सड़क पर दुर्घटना होने पर डाटा कलेक्शन ये करता है कि जैसे इंश्योरेंस करवाए होते हैं लोग, तो उसके लिए डाटा कलेक्शन किया जाता है कि क्या इंश्योरेंस किया गया था कि नहीं किया गया था। अगर किया गया था तो जो भी डाटा कलेक्ट करना होता है वो ट्रांसपोर्ट विंग के अधिकारियों द्वारा या उनके कर्मचारियों द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद लोगों के बीच सड़क सुरक्षा संस्कृति विकसित करना, मतलब ये टाइम टू टाइम लोगों के बीच जाके लोगों को जागरूक करने का कार्य भी ट्रांसपोर्ट विंग ही करता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निर्धारित दिशा निर्देशों के आधार पर प्राइवेट संगठनों को अनुदान प्रदान करना।
तो जो भी और प्राइवेट कंपनियां हैं उनको एक प्रॉपर रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ये अनुदान प्रदान करता है, मतलब जो भी हेल्प हो सकती है वो प्रदान करता है। तो ये थे आपके ट्रांसपोर्ट विंग के कुछ फंक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ NHAI। NHAI का जो फुल फॉर्म होता है इसे हम बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो NHAI की जो स्थापना हुई थी वो संसद में एक अधिनियम है, NHAI अधिनियम 1988, इसी के तहत NHAI की स्थापना की गई थी। तो वही बोला जा रहा है कि द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव व प्रबंधन के लिए इसका गठन किया गया था। अब इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, ये कौन कौन से कार्य करते हैं, जल्दी से हम देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। NHAI जो होती है, नाम में ही NHAI मतलब नाम में ही NH है। NH मतलब नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे। तो नाम से ही हम समझ सकते हैं कि ये इसका जो भी कार्य होता है वो नेशनल हाईवे से रिलेटेड होता है। ये सारी जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वो नेशनल हाईवे के लिए करता है, उनका रख रखाव, उनका मेंटेनेंस, उनका डेवलपमेंट कैसे करना है, या फिर और भी सारी चीज़ें तो कौन करेगा, ये NHAI करता है। और NHAI किसके लिए करता है, नेशनल हाईवे के लिए करता है। तो अगर आपको NHAI के फंक्शंस लिखने हैं तो आप नेशनल हाईवे के लिए ही लिखेंगे। तो पहले पॉइंट से ही ये क्लियर है कि राष्ट्रीय राजमार्ग को इंग्लिश में नेशनल हाईवे बोलते हैं और हिंदी में राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं। तो इसके विकास के लिए, रखरखाव के लिए और प्रबंधन का कार्य NHAI ही देखता है। उसके बाद राजमार्ग से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है। नेशनल हाईवे से रिलेटेड अगर कोई भी एडवाइस होगी तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को वो एडवाइस देता है कि आपको नेशनल हाईवे में ये इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है या फिर हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीज़ें ये NHAI सेंट्रल गवर्नमेंट को बताता है। उसके बाद नेशनल हाईवे पर शुल्क जमा करने व वाहनों को राजमार्ग पर चलने के लिए उचित नियमों और प्रबंधन का कार्य यही करता है। देश व विदेश में निर्माण सेवाएं विकसित करने पर सलाह देता है कि देश में जो भी हमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको हम कैसे डेवलप कर सकें, उस पर भी ये एडवाइस करता है। उसके बाद राजमार्गों के निकट कार्यालयों का निर्माण, हाईवे के आसपास में अगर कोई हमें ऑफिस बनाना है, कोई होटल बनाना है या फिर कोई विश्राम कक्ष बनाना है जहाँ पे लोग रेस्ट करते हैं, तो उनको स्थापित करना मतलब उनको बनाना और उनके मेंटेनेंस का जो कार्य है वो नेशनल हाईवे ही देखता है। उसके बाद ये अपने एम्प्लॉयज़ के लिए आवासीय भवन और टाउनशिप का निर्माण भी यही करता है कि जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे होते हैं, जो भी वर्कर होते हैं, उनके लिए अगर इन्हें रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनानी है तो वो भी NHAI ही करता है। उसके बाद राजमार्गों पर यातायात के सुचारू प्रवाह के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, मतलब नेशनल हाईवे पर जो भी ट्रैफिक चल रही हैं वो प्रॉपर तरीके से चलती रहें। सुचारू प्रवाह का मतलब प्रॉपरली वो उस पर फ्लो करें, मतलब उस पर आती जाती रहें। उसके लिए जो भी हर संभव प्रयास होता है, हर संभव सुविधा होती है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। उसके बाद राजमार्गों पर वाहनों के चलने को नियंत्रित करना, कि मतलब ऐसा ना हो कि कैपेसिटी से अधिक उस पे वाहन चले, या फिर वाहन जो चल रहे हैं उनके लिए जो भी ट्रैफिक रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो चले, ना कि वो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हुए चले। अब अगर ट्रैफिक रूल्स के अकॉर्डिंग भी चलेंगे तो ज़्यादा ट्रैफिक होने पर कंजेशन नहीं होगा। कंजेशन का मतलब होता है कि ट्रैफिक इकट्ठा नहीं होगी। तो अगर ज़्यादा ट्रैफिक भी हो जा रही है, वाहनों की संख्या ज़्यादा भी हो जा रही है, और अगर वो जो भी रूल्स बनाए गए हैं रेड लाइट वगैरह उनको देखते हुए अगर वो चलेंगे तो रोड पर भीड़ नहीं होगी और एक्सीडेंटल केसेस होने के चांसेस भी कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं एक हद तक। तो ये थे आपके NHAI, CRRI, MOLT एंड H और
IRC के फंक्शंस। बाकी इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।